हेलो एवरीवन, आई एम सचिन, यू आर वाचिंग स्कूल पार्ट। तुम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार का ये दूसरा पार्ट है। तो पिछले वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे और द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। साथ साथ ये जो सक्रियता श्रेणी है, इसको याद करने का तरीका भी सीखेंगे। इस सक्रियता श्रेणी को हम एक ट्रिक द्वारा याद करेंगे, जिससे आपका होगा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका जो डिफिनेशन है ये है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। उसी को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई रिएक्शन ए है, वो BC के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमें जो पदार्थ मिलता है, यानी कि ए क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, और वो बी को क्या कर देगा? उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AC प्लस बी क्या हो जाएगा? बाहर चला, यानी कि बी विस्थापित हो जाएगा। बी क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें क्या मिलता है? आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। तो क्या करेगा? आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चल रहा है कि कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन सा कम क्रियाशील तत्व है? तो इसी के लिए हमने यहाँ पे एक लगाया है सक्रियता श्रेणी, जो आपकी किताब में दिया हुआ है तीसरे चैप्टर में। इसको हम देखेंगे कि जो सबसे ऊपर है वो क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, और जो सबसे नीचे है वो कम क्रियाशील तत्व है। ये जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है? सिल्वर से कम क्रियाशील तत्व है। सिल्वर क्या है? मरकरी से कम क्रियाशील तत्व है। यानी कि जो ऊपर का है, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ऐसे ही है। सब सक्रियता श्रेणी में लिखा हुआ है कि जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, जो उसके नीचे है वो उससे कम क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम कैसे लिखे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आयरन, और यहाँ पे क्या है? कॉपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं Fe यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी कि कॉपर से क्या है? आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है। इसीलिए जो आयरन है ये कॉपर की जगह ले लिया है, यानी कि कॉपर की जगह से उसको स्थापित कर दिया। कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसको हम याद करने का ट्रिक, यानी कि ऐसे तो आप याद, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से आप याद तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे हम देखते हैं पोटेशियम, यानी कि के से हो जाएगा काशी, और सोडियम यानी से हो जाएगा नाथ, और कैल्शियम से हो जाएगा का, मैग्नीशियम से हम लिख सकते हैं मंगरू, एल्यूमिनियम से लिख सकते हैं आलू, क्या है? आलू। जिंक से लिख सकते हैं जरा, लिख सकते हैं जिंक से, यानी जडन से लिख सकते हैं जरा, और आयरन यानी कि Fe से लिख सकते हैं फीकी, और Pb यानी कि लेड से लिख सकते हैं पकाता, और हाइड्रोजन से लिख सकते हैं है, और कॉपर से लिख सकते हैं कुछ, और जो मरकरी है यानी कि Hg, यानी कि इससे लिख सकते हैं होगा, और सिल्वर Ag से लिख सकते हैं आगे, और Au यानी कि गोल्ड से लिख सकते हैं Au से होगा और। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको याद होगा काशीनाथ का मंगरू आलू जरा फीकी पकाता है, कुछ होगा आगे और। अगर आपको ए याद है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। काशी से हो जाएगा के, नाथ से हो जाएगा एन, का से हो जाएगा कैल्शियम, मंगरू से हो जाएगा मैग्नीशियम, आलू से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीकी से आयरन, पकाता से लेड, है से हो जाएगा H यानी कि हाइड्रोजन, कुछ यानी कि कॉपर। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। काशीनाथ का मंगरू आलू जरा फीकी पकाता है, ये क्या है? ट्रिक है, निमोनिक्स है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये जब याद होगा तो आप आसानी से 1 मिनट
के अंदर आप इस सक्रियता श्रेणी को साइड में लिख सकते हैं, और जिससे आपका ये जो विस्थापन अभिक्रिया ये गलत नहीं हो सकता है। अगर आपको ये सक्रियता श्रेणी याद है तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, उसके नीचे जो पदार्थ है वो क्या है, उससे कम क्रियाशील तत्व है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं जिंक। जिंक का यदि हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसमें अब हम क्या करेंगे, सक्रियता श्रेणी में देखेंगे कि जिंक कहाँ पे है, जिंक कहाँ पे है, देखेंगे यहाँ पे जिंक यहाँ पे है, और कापर क्या है, जिंक से नीचे है, जिंक यहाँ पे है, कापर यहाँ पे है, तो यानी कि कापर क्या है, जिंक से कम क्रियाशील तत्व है, यानी कि जिंक कापर की जगह ले लेगा। तो लिखेंगे हम जिंक सल्फेट और कापर को अलग कर देंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिंक को हम पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या होगा, अब देखेंगे हम जिंक क्या है, जिंक यहाँ पे है, और पोटेशियम तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि जिंक क्या करेगा, पोटेशियम की जगह नहीं ले सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। तो कुछ ऐसा भी आएगा एग्जाम में, आ सकता है, जहाँ पे आप ऐसा ना हो कि आप सोचो कि ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिनका अभिक्रिया नहीं होगा, यानी कि जिंक कम क्रियाशील तत्व है, पोटेशियम क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसको स्थापित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Pb यानी कि लेड क्लोराइड का जिंक के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तब देखते हैं, यानी कि लेड कहाँ पे है, लेड हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में यहाँ पे है, और जिंक कहाँ पे है, इससे ऊपर है, यानी कि लेड से जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि जिंक क्या करेगा, लेड की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस और लेड अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट का हम क्या करवाएंगे, कापर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब सोडियम सल्फेट का कापर के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सोडियम Na2 है, सोडियम सल्फेट का कापर से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं सोडियम कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, यानी कि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, और सोडियम क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि कॉपर सोडियम की जगह नहीं ले सकता, तो ये भी क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से सक्रियता श्रेणी की मदद से हम विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं, और उसको हम संतुलित भी कर सकते हैं, और रिएक्शन को लिख भी सकते हैं आसानी से। तो इसका जो डिफिनेशन था, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा, और सक्रियता श्रेणी को भी आप आसानी से याद कर लीजिएगा इस न्यूमेरिक्स के द्वारा। जैसे काशीनाथ का मंगरू आलू जरा फीकी पकाता है, कुछ होगा आगे हो, उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि दो यौगिक हैं, उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, उससे उत्पाद बनेगा। इसको हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया दो बार हो रहा है। पीछे हमने देखा है विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें द्विविस्थापन यानी कि विस्थापन जो अभिक्रिया है वो दो बार हो रहा है। जैसे हम ले लेते हैं AB + CD, इसका जो हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो हम देखते हैं कि ए क्या करेगा, C की जगह ले लेगा, और C क्या करेगा, A की जगह ले लेगा, यानी कि हो जाएगा C क्या करेगा, A की जगह ले लेगा, हो जाएगा CP प्लस A क्या करेगा, C की जगह लेगा, तो हो जाएगा AD। तो इस तरीके से, यानी कि ये जो C है ये क्या करेगा, A की जगह ले लेगा, और जो A है ये C की जगह ले लेगा। तो क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे हमारा उत्पाद का निर्माण होता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे डिफिनेशन भी है हमारा यही कहता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, यानी कि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि दो बार विस्थापन अभिक्रिया दो बार हो रहा है। इसको हम एक तरीके से, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का हम करवाते हैं बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन।
सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा, BaCl2 है। तो सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हम देखते हैं जब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ये क्या है, दो यौगिक हैं, दो यौगिकों में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। यानी कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे C एक ही जगह ले लिया था, वैसे ही यहाँ पे बेरियम यानी कि BaN2 यानी कि सोडियम की जगह ले लेगा, तो हो जाएगा BaSO4। यानी कि Ba क्या किया है, सोडियम का जगह ले लिया। अब सोडियम क्या करेगा, Ba की जगह ले लेगा, तो हो जाएगा जैसे यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे Cl2 है, यानी कि हो जाएगा 2NaCl। तो इस तरीके से हम आसानी से द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं और जो समीकरण है इसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का हम करवाते हैं NaCl। NaCl क्या है, वही नमक जो घर में खाते हैं हम। सिल्वर नाइट्रेट का हम NaCl से जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो Na है ये क्या करेगा, Ag की जगह ले लेगा, तो हो जाएगा NaNO3। और क्या होगा, और जो Ag है क्या करेगा, यहाँ पे Na की जगह लेगा, तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी समीकरण को कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि जब दो यौगिक आएंगे उसको हमें लिखना होगा, तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे रिएक्शन आ जाएगा, ऐसा समीकरण बना हुआ आ जाएगा, आपको पहचानना रहेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जब दो यौगिक दिया हुआ है, यहाँ पे यौगिकों में क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई समीकरण देगा और पूछेगा कि ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और इसको भी आप विस्थापित करना सीख गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। तो अगली वीडियो में हम रेडॉक्स अभिक्रिया और साथ ही साथ हम संचारण और विकृत गंधिता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसको भी हम आसानी से सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।